Hello everyone of class 11th. Now the next topic is motion of center of mass. अब motion of center mass क्या हुआ? Center of mass of a system of particles moves as if the entire mass of the system were concentrated at it and all the external forces were applied at it. यानी कि किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, माना कोई ये सिस्टम है जैसे इस प्रकार से, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये इस तरीके से मूव करता है जैसे कि इसके सारे के सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो यहीं पर कंसंट्रेटेड हो और जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए गए हों यहीं पर काम कर रहे हों, ऐसे जो है वो मूव करता है। माना एन पार्टिकल का कोई सिस्टम है जिसके मासेज जो है m1 m2 सो ऑन mn है और उनके पोजीशन वेक्टर्स जो है वो r1 r2 सो ऑन rn है और उन पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो रिस्पेक्टिवली f1 f2 सो ऑन fn है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आर सेंटर ऑफ मास, ये आपको पहले पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, r1 m1 प्लस r2 m2 प्लस सो ऑन rn mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn तक। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है आर सेंटर ऑफ मास। अब अगर हम m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn को सारे पार्टिकल्स के मास को टोटल मास m कह दें, कैपिटल M कह दें, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बदले कैपिटल M बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन m, अंदर बच जाएगा r1 m1 r1 m2 r2 प्लस सो ऑन mn rn है। इसको टोटल मास को कैपिटल M कह दिया। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, डी ओवर डी टी ऑफ आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन m, m1 डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा डी आर वन अपॉन डी टी और m2 रह गया डी आर टू अपॉन डी टी सो ऑन mn डी आर एन अपॉन डी टी। तो अब ये पोजीशन वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर किसे शो करता है? उसकी डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? उसको बोलते हैं वेलोसिटी। डी आर अपॉन डी टी विल बी वेलोसिटी। तो वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन m रह गया, ये डी आर वन अपॉन डी टी होगा तो ये v1 हो जाएगा, डी आर टू अपॉन डी टी होगा तो v2 हो जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn। ये होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सप्रेशन। अब अगर आपको एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी होता है क्या? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है, तो ये हो जाएगा m1 डी वी वन अपॉन डी टी डी वी टू अपॉन डी टी, ऐसे करके हो जाएगा। तो इसके बदले लग देंगे एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास और ये डी वी वन अपॉन डी टी हो जाएगा ए वन, ऐसी डी वी टू अपॉन डी टी हो जाएगा ए टू, ऐसी ये डी वी एन अपॉन डी टी हो जाएगा ए एन। तो ये सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हो गया। अब आप देखिए इस m को यहाँ ले आइए, m इंटू ए यहाँ आ जाएगा, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? m1 a1 m2 a2, F बराबर ma होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा f1, ये f2, ये f3 सो ऑन fn, ये हुआ। तो ये टोटल m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, इसको आप f सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो। f सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होगा f एक्सटर्नल, यानी कि f एक्सटर्नल क्या हुआ? पहले वाले पार्टिकल पर f1 फोर्स लग रहा था, दूसरे पार्टिकल पर f2, तीसरे पर f3, ऐसे ही करके, तो टोटल फोर्स क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स f एक्सटर्नल। तो f सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला टोटल बल जो होता है वो टोटल सभी लगाए गए एक्सटर्नल फोर्सेज के सम के बराबर होता है। अभी पहले डेफिनेशन में ही बताया गया था ना, ऐसा प्रतीत होता है करके कि सारा का सारा मास जो है उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और सारे एक्सटर्नल फोर्सेज जो लगाए जा रहे हैं उसी पॉइंट पे लगाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है सेंटर ऑफ मास का। चलिए, ये आई होप आपकी समझ में आएगा।